हेलो एवरीवन, आरसीसी लेक्चर के इस न्यू वीडियो में वेलकम। इस लेक्चर में मैं आपको स्लैब के बारे में बताऊंगा। स्लैब क्या होता है और क्या काम होता है स्लैब का, उसे कैसे डिराइव करते हैं, और मैं न्यूमेरिकल भी लगवाऊंगा इस लेक्चर में। तो बात करते हैं पहले स्लैब की। स्लैब होता क्या है? तो स्लैब एक तरीके से कहें तो ये 2 डायमेंशनल या प्लेनर एलिमेंट है। जैसे कि हम कहाँ यूज़ करते हैं इसको? स्लैब इज यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सच एज फ्लोर एंड रूफ कवरिंग। हाँ, तो बात इससे इस सेंटेंस से समझ में आ रहा होगा आपको कि जो स्लैब है वो रूफ बनाने, या सिंपल वे में कहें हिंदी में तो छत बनाने, लिंटल को आप स्लैब कह सकते हैं, है ना। या डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग आप बनाते हैं तो एक फ्लोर बनाते हैं, उसके ऊपर फ्लोर बनाते हैं, वो भी एक आपका स्लैब है। बात स्लैब की, तो स्लैब को हम 2 तरीके में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कॉलम सपोर्ट स्लैब, और दूसरा होता है बीम वॉल सपोर्ट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कॉलम से अगर सपोर्ट कराते हैं, कॉलम सबको पता होगा, कॉलम से अगर सपोर्ट कराते हैं, कॉलम पिलर, तो वो फ्लैट स्लैब में आते हैं। वो फ्लैट स्लैब में आते हैं, उन्हें हम फ्लैट स्लैब कह सकते हैं। और जो सपोर्ट बीम के द्वारा बना हो, जैसे बीम वॉल सपोर्ट हो, उसे हम 2 तरीक़ों में बांटते हैं, 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब। बेसिकली हम इन्हीं दोनों स्लैब की बात करते हैं, और मैं इन्हीं दोनों स्लैब की इस लेक्चर में बात करूँगा, अभी बताऊँगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि 1 वे स्लैब क्या है या 2 वे स्लैब क्या है और इनके काम क्या होते हैं। तो बात करें अगर 1 वे स्लैब की, जैसा कि आप फिगर से देख रहे होंगे, 1 वे स्लैब में क्या है कि 1 वे स्लैब में जैसे कि फिगर में देखिए, यहाँ पे सपोर्ट दे रखा है, एक मैंने स्लैब दे रखा है जिसका लेंथ LX और LY दे रखा है डायरेक्शन के हिसाब से, एक्सिस के हिसाब से, और जहाँ पे LY मैंने लॉन्गर स्पान ले रखा है, LX क्या शॉर्टर स्पान ले रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि LY/LX अगर ग्रेटर देन 2 होगा, इसका मतलब ये है कि जो आपका स्लैब है 1 वे स्लैब है। यानी कि इससे समझ में आ रहा होगा LY/LX ग्रेटर देन 2 यानी कि 1 वे स्लैब। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर LY आपका 7 है और LX 3 है, तो 3 अगर डिवाइड करोगे तो 2 से तो अधिक ही आएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो है, इसीलिए 1 वे स्लैब हो जाता है। और तरीके से हम कह भी सकते हैं कि 1 वे स्लैब में हम चारों तरफ से नहीं, 2 तरीके से सपोर्ट लगाएं, अगर 2 तरीके से, तो वो हमारा 1 वे स्लैब है। बात करते हैं दूसरे फिगर की कि इसमें हम रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं और ये कैसे होता है। तो एज ए इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिगर को देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा। फिगर में क्या किया है कि एक LX और LY डायरेक्शन, तो LX डायरेक्शन में क्या करते हैं कि इस डायरेक्शन में LX डायरेक्शन में हम इसमें रेनफोर्समेंट करते हैं, ठीक है ना। ये हमारा मेन रेनफोर्समेंट होता है, और इसके ही ऊपर हम एक और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट करते हैं जो इसके ऊपर होता है। ये कह सकते हैं कि जो मेन रेनफोर्समेंट है, अगर एग्जांपल के तरीके से माने तो 10 mm का अगर मेन रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स 8 mm का कर सकते हैं। वो क्यों करते हैं, हमें बेसिकली इसमें ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एज ए टेम्परेचर वाइज या कंक्रीट का आप जानते हैं, या टफनेस हार्डनेस के हिसाब से उसमें श्रिंकेज आने की, सिकुड़ने की या क्रैकिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। तो इस वजह से हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट ऊपर से कर देते हैं कि ये बचा रहेगा। बात इसमें भी वही है कि इन दोनों में अगर ऐसा केस आता है, इसमें देखिए 2 वे सपोर्ट दे रखा है, 2 वे सपोर्ट दे रखा है दोनों तरफ से। और इसमें एक बात जो आती है, जो मैं आपको समझाना है, अगर ऐसा केस आता है ना, तो ऐसे केस में जो आपका LY/LX ग्रेटर देन 2 हो भी सकता है, और LY/LX लेस देन 2 भी हो सकता है, तो भी हम इसको 1 वे स्लैब में ले सकते हैं। इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा कि 1 वे स्लैब है क्या। अब मैं बात करूँगा 2 वे स्लैब की। 2 वे स्लैब में अगर मैं बात करूँ तो 2 वे स्लैब में ये है कि अगर चारों तरफ से हम सपोर्ट देते हैं, जैसे कि एज ए इस फिगर की मैं बात कर रहा हूँ, ये फिगर से, कि चारों तरफ से अगर सपोर्ट देते हैं तो वो हमारा 2 वे स्लैब होता है। चारों तरफ से सपोर्ट देते हैं बीम पे, अभी हम बीम की ही बात कर रहे हैं तो बीम की बात करेंगे। और इसमें आप देख रहे होंगे फिगर में कि LY/LX लेस देन इक्वल टू 2 अगर है, यानी कि बराबर भी और बड़ा भी हो सकता है, तो ये 2 वे स्लैब होता है ना।
और इसमें जो रेनफोर्समेंट की बात करते हैं, जैसे कि फिगर में हम दोनों तरफ से रेनफोर्समेंट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बीच में इधर 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 से और ऊपर से। तो इसमें ये 2 स्लैब है, इसमें दोनों मेन रेनफोर्समेंट का काम करते हैं, क्योंकि दोनों सपोर्ट हमें है, क्योंकि सपोर्ट जो चारों तरफ से लगा हुआ है इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा 2 स्लैब रहा, जिसका Ly/Lx लेस देन 2 होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 1 वे और 2 वे स्लैब का डिफरेंस। इतना ही था 1 वे और 2 वे स्लैब का डिफरेंस। नेक्स्ट मैं एक न्यूमेरिकल लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल है, और इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो, एक तो IS कोड 456-2000 आपके पास होना चाहिए, मस्ट है। और कोई भी अगर करो तो स्टेप वाइज करो, स्टेप वाइज क्वेश्चन को करोगे तो ईजिली वे में सॉल्व कर सकते हो कि हाँ हर स्टेप में क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे कि इस स्टेप में क्वेश्चन के हिसाब से तो फर्स्ट स्टेप मैंने लिया, जैसे क्वेश्चन में क्या था, स्टेप 1 की अगर बात करें तो गिवन डाटा जो दिया हुआ है, जो आपकी डायमेंशन की स्लैब है, जो आपका स्लैब का डायमेंशन है वो कितना है 3 मीटर इंटू 7 मीटर, यानी कि Lx आपका दे रखा है 3 मीटर और Ly दे रखा है 7 मीटर का। वॉल थिकनेस है आपकी 300 mm की। लाइव लोड आपका जो लग रहा है ये वैल्यू दी हुई है, लाइव लोड है आपका 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लाइम कॉन्क्रीट 75 mm, यूनिट वेट आपका 20 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। FCK की वैल्यू जो दे रखी है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या इसको M20 भी आप कह सकते हो। FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है ये उसकी, तो M20 कंक्रीट दे रखी है, और FY कैरेक्टरिस्टिक स्टील क्या दे रखा है Fe415, है ना। और मैं आपको बता दूं एक पॉइंट नोट में कि जो RCC की यूनिट वेट होती है, जो हम स्लैब निकालते समय हमें ज़रूरत पड़ेगा, वो 25 किलोन्यूटन होता है यूनिट वेट, हर पॉइंट पे कितना लोड लग रहा है। और वहीं प्लेन कंक्रीट की बात करें तो 24 किलोन्यूटन होता है यूनिट वेट। ये तो रहा हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें ये दे रखा है कि स्टेप की इसमें गिवन क्या क्या है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन से आप ये समझा सकते हो, ये देख सकते हो कि जो आपका स्लैब है वो किस वे में है, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं है कि 1 वे है या 2 वे है। तो जैसा मैंने बताया था इस डायमेंशन से कि जो आपका स्लैब है 3 मीटर इंटू 7 मीटर है, यानी कि Lx आपका 3 मीटर है और Ly आपका 7 मीटर है। तो यानी कि आप डिवाइड करके इजीली देख सकते हो कि जब डिवाइड तो क्या आता है, जब आपका 2.1 आता है, मतलब कि Ly अपॉन Lx क्या हो गया ग्रेटर देन 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका जो आपका ये स्लैब है 1 वे स्लैब है। अब इस क्वेश्चन को हम 1 वे स्लैब से ही सॉल्व करेंगे। तो नीचे आपका स्टेप 2 में क्या दिया हुआ है, नीचे चलते हैं स्टेप 2 की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में आपका सबसे पहले निकाला है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस सबको पता होगा, और लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का जो फार्मूला होता है वो XUmax/D होता है। आप क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अब Fe415 दे रखा है। Fe415 के लिए जो XUmax/D कितना होता है, जो IS कोड 456-2000 पेज नंबर 70 पे जाके आप इसे चेक कर सकते हो। तो XUmax/D होता है 0.48, है ना। ये निकल गया। स्टेप 2 यहीं ख़त्म हो जाता है हमारा। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ लोड निकालते हैं कि लोड आपका क्या हो रहा है और कितना निकलता है। तो लोड की बात करें तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपका स्लैब रखा हुआ है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपका लेंथ अपॉन डी, यानी कि लेंथ अपॉन जो डायमेंशन होता है, जो डिफ्लेक्शन होता है बीम का, वो 20 होता है। आप इसे समझ सकते हैं। इसी तरह से कैंटिलीवर के लिए 7 होता है, और अलग अलग बीम के लिए डिफरेंट होता है। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हम 20 लेते हैं इसको। अब इतना हमने ले लिया, हमें डी निकालना है डायमीटर। तो सॉरी, मैं डेप्थ की बात कर रहा था, L/D। तो L जो आपका दे रखा था, लेंथ कितना दे रखा था, अगर ऊपर आप क्वेश्चन में जाके देखें 3 मीटर का दे रखा था, तो आप 3000 इसे कर सकते हैं mm में चेंज करने के लिए। और वही आपका D निकालना है, 20 को आप इधर कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे वैल्यू को रख सकते हैं। D निकालना है तो 20 से 3000 जाएगा, तो D का जो वैल्यू आएगा 150 mm आएगा। और इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा इफेक्टिव कवर है वो 20 mm है। अब इफेक्टिव कवर और इफेक्टिव डेप्थ ये सब आपको इजीली पता होगा, जो नहीं पता है तो पुराने लेक्चर में जाइए, बहुत ही ईजी है। मैं बीम की ही बात करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी तरह से जो मैं अगर ग्रॉस डेप्थ की बात करता हूँ, तो ग्रॉस अगर पूरे मान लीजिए कि पूरा स्लैब है, तो पूरे स्लैब का अगर डेप्थ निकालना है हमें,
तो इसके लिए हमें ये टोटल इफ़ेक्टिव डेप्थ प्लस इफ़ेक्टिव कवर की ज़रूरत पड़ेगी। हमारा डी निकला था 150 और इफ़ेक्टिव कवर हमने एज्यूम किया था 20 जो कि होता है, तो इसको पूरा करने से 170 आता है ना। तो हमारा जो ग्रॉस डेप्थ आ गया वो 170 मिला हमको। अब इफ़ेक्टिव लेंथ की बात करते हैं। इफ़ेक्टिव लेंथ में हम बात करें तो इफ़ेक्टिव लेंथ में एल प्लस डी होता है या एल प्लस वॉल थिकनेस। इस दो फार्मूले का यूज़ करके हम यूज़ कर सकते हैं। लेंथ क्या थी बीम की आपको अच्छे से पता है, 3 मीटर थी, और जो आपका डायमीटर क्या निकला, अगर आपको mm में आया उसको मीटर में चेंज करोगे तो 0.150 आ जाएगा, ऐड करोगे तो 3.150 आएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो वॉल थिकनेस आपका 3 और क्वेश्चन में गिवन में दे रखा था 300 करके दे रखा था mm में, तो इसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.300 आया। इसको हमने ऐड किया तो 3.300 आया। अब इन जो दोनों को है ना इफेक्टिव लेंथ को कंपेयर किया, कंपेयर एंड टेक मिनिमम, तो मिनिमम क्या आ रहा है 3.150 आ रहा है, तो जो आपका इफेक्टिव लेंथ होगा वो 3.150 आएगा। इसी तरह से अगर हम कैलकुलेशन ऑफ लोड की बात करें, अब लोड को भी कैलकुलेट करना है, तो जो आपका जो पूरा लोड आएगा, लोड अगर हम बात करें कि अगर मैं पूरे आरसीसी की अगर बात करूं, जो ऊपर आप देखिए, अगर मैं पूरे आरसीसी की बात करूं इस लोड के लिए, तो जो लोड है आपका B इंटू डी इंटू 25, और 25 क्या है, जब स्लैब बना रहे हैं, बीम बना रहे हैं, तो हम आरसीसी की ज़रूरत पड़ी ही है, तो आपका ब्रेथ इंटू डेप्थ, ग्रॉस डेप्थ इंटू 25 जो आपका यहाँ दिख रहा है वो है आपका आरसीसी का यूनिट वेट, जो मैंने पहले गिवन क्वेश्चन में बताया था। अगर नहीं दिया है तो आपको एज्यूम करना चाहिए, होता ही होता है, आरसीसी के लिए 25 न्यूटन होता है। इसी तरह से तो उसको आपने कर लिया वन किस लिए, जो आपका ब्रेथ है बीम का, तो आपको इसी में इतना समझना चाहिए कि स्लैब की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आईएस बोर्ड ने भी बताया है कि जब हम स्लैब डिज़ाइन करेंगे तो स्लैब के लिए जो ब्रेथ होती है या विड्थ होती है आपकी 1 मीटर हम एज्यूम करते हैं, है ना, 1 मीटर हम एज्यूम करके चलते हैं इतना, तो 1 हमने इतना ले लिया, 0.170 इसको मीटर में हमने कन्वर्ट किया, ये मीटर में ही चल रहा है, तो 170 हमारा ग्रॉस डेप्थ आया था इंटू 25, इसको हमने किया तो 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, है ना। और ये हमारा इस स्लैब के लिए रहा। क्यों, जो दूसरा वाला लोड हम निकाल रहे हैं ये इसलिए कि जब हम स्लैब बना लेते हैं तो स्लैब पे हम टाइल्स करते हैं या फिनिशिंग करते हैं नॉर्मल, तो उसका भी तो कुछ लोड लग रहा होगा ना, तो उस लोड के लिए लाइम, जो कंक्रीट लाइम हम उस पर फिनिशिंग के लिए चढ़ाते हैं लिंटल पे या फर्श पे, वही है। तो इसका भी B इंटू डी इंटू 20 क्वेश्चन में लाइम का यूनिट वेट दे रखा था, है ना। आप अगर क्वेश्चन के ऊपर जाके देखेंगे तो B हमने क्या एज्यूम किया, 1 होता है विड्थ, और 0.075 इसका डेप्थ दे रखा है, और इसी तरह से 20 हमने इसका यूनिट वेट ले रखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया यार। और लाइव लोड क्या लग रहा है पूरे बॉडी पे, 2 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसी तरह से टोटल लोड निकालने के लिए हमें पूरे लोड को ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा पहला जो लोड है, जो मेन लोड है, 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और 1.5 आपका स्लैब और टाइल का लोड है, और प्लस 2 आपका ये लाइव लोड लग रहा है। तो इसको जब आपने पूरे को ऐड किया तो 7.75 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इतना आया है। तो इतना तो आपने एज्यूम, इतना तो आपका लोड पूरा आ गया। तो जब आप कोई भी बिल्डिंग बनाओगे या डिज़ाइन करोगे, स्लैब या कोई बिल्डिंग, तो उसमें फैक्टर लोड आप लगाओगे ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलोगे। अब इतना तो नहीं ना कि अगर बिल्डिंग को आप डिज़ाइन कर रहे हो तो 7.75 ही लेके चलोगे, कुछ इंक्रीज़ करोगे कि अर्थक्वेक जोन या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे झेल सके। तो इसके लिए हम फैक्टर लोड या फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 ऐड करके चलते हैं। अब इसमें इस पूरे वैल्यू में, पूरे टोटल लोड में हमने 1.5 को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से जो हमारी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे देखिए 11.625 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ रही है। इससे हम टोटल लोड निकाल लिया। इस तरीके से हम हमारे स्लैब की अगर हमें ज़रूरत 7.75 किलो न्यूटन मीटर की है तो हम इसको 11.625 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर का बना सकते हैं एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो हमें काफ़ी हेल्प करेगा। अब बात आती है आपके स्टेप 4 की, है ना। तो स्टेप 3 तक हमने सॉल्व कर लिया इसे। स्टेप 4 की बात आती है, इसमें क्या आपको निकालना है, कैलकुलेशन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट।
की वैल्यू निकालनी है आपके इस स्लैब के लिए, बीम के लिए। तो शियर फोर्स क्या है आपका WLE/2 इस बीम के लिए, और WU की वैल्यू क्या दे रखी है 11 पॉइंट, यानी कि जो आपका टोटल लोड जो आपने अभी निकाला स्टेप 3 में 11.625 है, और लेंथ आपका कितना था इफेक्टिव लेंथ है ना 3.15। आप पीछे एक बार पॉज करके बैक करके आप देख सकते हैं, जो हमने लोड निकाला था वो 11.625 आया था, जो हमने इफेक्टिव लेंथ निकाली थी कंपेयर किया था वो 3.125 आया था अपॉन 2, तो इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 18.31 किलो न्यूटन है ना। इसको न्यूटन में हम करने के लिए 10 पे 3 का पावर लगा देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारा न्यूटन में चेंज हो जाता है। अब यही बेंडिंग मोमेंट के लिए अगर हम बात करें तो बेंडिंग मोमेंट के लिए ये आपका जो होता है इफेक्टिव लोड इनटू इफेक्टिव लेंथ अपॉन इफेक्टिव लेंथ स्क्वायर अपॉन 8 है ना। तो जो आपका लोड लग रहा था, जो टोटल लोड लग रहा था आपका फैक्टर लोड, वो कितना आ रहा था 11.625 इंटू क्या था लेंथ 3.150, इसका स्क्वायर करना है हमें अपॉन 8 से इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने से जो हमारी वैल्यू आएगी आप देख रहे हैं यहाँ पे 14.418 किलो न्यूटन आ रही है मीटर है ना। इसी तरह से अगर हम इसको न्यूटन पर mm में करेंगे तो 14.418 इंटू 10 पे पावर 6 न्यूटन mm कर देंगे है ना। तो ये हमारा निकल गया शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू। आप इसको ध्यान में रखिए, आगे जब हम डिफ्लेक्शन करेंगे या आगे और भी सॉल्व करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 5वां स्टेप आता है मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड। मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए IS कोड अगर आपके पास है तो पेज नंबर 96 पे जाइए कि स्लैब के लिए बीम के लिए आपको मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत होती है, और नहीं तो इस फार्मूले को याद कर लीजिए, फार्मूला ईजी भी है। और सबसे अच्छा तो ये रहेगा कि IS कोड सॉल्व करिए जो आपको इजीली एग्जाम में अवेलेबल होता है। तो MU लिमिट डेप्थ रिक्वायर्ड के लिए जो MU लिमिट की वैल्यू आती है ना वो 0.36 FCK XU max अपॉन D 1 - 0.42 XU max अपॉन D और ब्रैकेट बंद करके B इंटू डी स्क्वायर आता है। अब यहाँ पे इजीली आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कंप्रेशन जोन की बात कर रहा है। XU max अपॉन D आपको पता है वहाँ वैल्यू हमने निकाली थी, ये आपका लेबर आर्म की पूरी वैल्यू है, इंटू B इंटू डी स्क्वायर ब्रेथ इंटू डेप्थ दे रखा है। तो यहाँ पे हम D निकालेंगे, D निकालने से यहाँ पे स्क्वायर आएगा, वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे 14.418 इंटू 10 पे 6, ये हमारा मोमेंट, ये ऊपर आपने अभी सॉल्व किया बेंडिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू आ गई 0.36। FCK की वैल्यू कितनी थी तो यहाँ पे आपने वैल्यू रख दी। FCK की वैल्यू मैंने यहाँ पे नहीं रखी है तो आप इनको 20 कर लीजिएगा, 20 की वैल्यू दे रखी है बुक में। और XU max अपॉन D मैंने निकाला था 0.48 आया था वैल्यू है ना न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का। और यहाँ पे लेबर आर्म की वैल्यू दे रखी है XU max अपॉन D 0.48 भी दे रखा है। B आपको पता है 1000 लेना है, जो 1 मीटर मैंने बताया था जो आपकी विड्थ होती है स्लैब के लिए, और D स्क्वायर की वैल्यू। तो इन सबको जब ऐड करने के बाद आपका D स्क्वायर आएगा, तो D जब निकालने के लिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 72.28 mm आएगा है ना। यानी कि क्या हो गया, जो D प्रोवाइडेड है वो क्या है, मतलब कि कितना दे रखा था हमने निकाला था तो 150। आप क्वेश्चन में जाके देखिए, जब हमने शुरू में D निकाला था तो 150 की वैल्यू आई थी, और यहाँ पे क्या आ रहा है, जो मिनिमम डेप्थ रिक्वायर्ड की बात आ रही है तो 72.28 mm आ रहा है। यानी कि जो D प्रोवाइडेड हमने किया था वो ग्रेटर देन है D रिक्वायर्ड के है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अगर ये सही है, अगर ये बड़ा आ जाता ना, मतलब कि अगर ये 150 से बड़ा आ जाता तो फिर हमको फिर से सॉल्व करना पड़ता और रीडिज़ाइन करनी पड़ती है आपको इसके लिए। तो ये रही, इसके लिए हमने डेप्थ निकाला, डेप्थ का कंपेयर कराया, कंपेयर कराने के बाद ठीक है हम आगे बढ़ सकते हैं स्लैब में। और इसी तरह से हमारा स्टेप 5 ख़त्म होता है। स्टेप 5 के बाद हम स्टेप 6 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एरिया ऑफ स्टील निकालते हैं। एरिया ऑफ स्टील हमें कितना चाहिए होएगा, तो एरिया ऑफ स्टील के लिए ये फार्मूला है ये वाला, कैलकुलेशन ऑफ AST का जो वैल्यू आता है 0.5 FCK FY 1 - √1 - 46 MU लिमिट अपॉन FCK BD स्क्वायर। तो सारी वैल्यू को आप पुट कीजिए AST में, और सारी वैल्यू दे ही रखी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि FCK भी दे रखा है 20, यहाँ पे 415 FY भी दे रखा है 1 - 0.46। MU लिमिट की वैल्यू हमने निकाली थी, FCK 20, यहाँ पे B 1000 mm
और डी आपका 150 स्क्वायर, फिर 1000 और 150। इसको सॉल्व करने के बाद ना जो आपकी एस टी की वैल्यू आ जाएगी 276.80 mm स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इस स्लैब के लिए इस एरिया में एरिया ऑफ स्टील निकाल लेंगे। यही आपका एरिया ऑफ स्टील का वैल्यू है। तो ये रहा स्टेप 6। स्टेप 6 के बाद स्टेप 7 पे चलते हैं, जहाँ पे हमें जो हमने एरिया ऑफ स्टील तो निकाल ली है, लेकिन हम एक चेक लगाते हैं, जहाँ चेक करते हैं कि एरिया के हिसाब से और बाकी चीज़ों के हिसाब से आपका जो स्टील है वो ठीक है या नहीं, या कंपेयर करने की कोशिश करते हैं स्पेसिंग क्या है आपकी। तो मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एज ए न्यूमेरिकल। तो चेक फॉर स्टील एरिया ऑफ स्टील क्या है कि मिनिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है 0.12 अपॉन 100 BD है ना, 0.12 अपॉन 100 इंटू बी इंटू डी। ये 0.12 कहाँ से आया कि सपोज कीजिए कि हमने इसमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं था कि कौन सा है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में HYSD बार स्टील बार सॉल्व कर रहे हैं, 415 HYSD है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिया कितना 0.12% होता है क्या उसका रेशियो है ना स्टील का। इसी तरह से अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है 0.15%। तो हम 0.12 की बात करें 0.12 अपॉन 100 इंटू बी इंटू डी, बी आपका 1000 mm इंटू 170, पूरा ग्रॉस डेप्थ की बात कर रहे हैं। तो ग्रॉस डेप्थ के हिसाब से कितना आ गया आपका इसको सॉल्व करने पे 204 mm स्क्वायर इतना आया। और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील आपका 4/100 इंटू बी इंटू डी। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आया इसको वैल्यू आपने रख दी यहाँ पे 4/100 इंटू बी इंटू डी। तो 4/100 इंटू 1000 इंटू 170 सेम वैल्यू है। और 4 आप अगर कहें कि 4 कहाँ से आया है तो याद कीजिए कि अगर हम जब बीम की बात कर रहे थे तो जब बीम के लिए मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील निकालते थे तो 4% निकालते थे। तो सेम फार्मूला है, तो ये फार्मूला है 4/100 इंटू बी डी। ज़्यादा इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस फार्मूले को याद कीजिए कि अगर आप मैक्सिमम निकालते हैं तो 4% के लिए निकालते हैं, बाकी मिनिमम के लिए मैंने बताया ही HYSD के लिए क्या होता है, माइल्ड स्टील के लिए क्या होता है। तो आपका कितना आ गया जब आपने वैल्यू रखी तो आपका आ गया 6800 mm स्क्वायर है ना, यानी कि ठीक है इतना आपका एरिया आया। मिनिमम आपका 204 आया और मैक्सिमम आपका 68,000 mm आया। अब हम मेन रेनफोर्समेंट में अगर हम बात करें तो 10 mm अगर हमने इसका डाया ले रखा है ना, 10 mm डाया ले रखा है जब वैल्यू में, तो हम एज्यूम करते हैं कि जो मेन रेनफोर्समेंट करते हैं उसमें 10 mm का 5 यानी कि डाया ले रखा है। तो ये 5 निकालने के लिए π/4 इंटू 10 स्क्वायर, टी स्क्वायर की π/4 इंटू 2 स्क्वायर। इसमें ये तो हमें पता नहीं है कि डाया कितना लगा है। तो ये जो एरिया आया आपका 78.53 mm स्क्वायर आया। अब स्पेसिंग कितनी देनी है इसमें, जब आप बार लगाओगे इतने एरिया के हिसाब से जो आपका आया है 78.53 mm स्क्वायर स्पेस के हिसाब से एक सरिया के लिए। तो जो स्पेसिंग की अगर बात करें तो स्पेसिंग हमारा कितना होता है बी इंटू ए इंटू 5/AST। अब बी आपका 1000 पता है, A5 जो आपने स्पेसिंग निकाली मेन रेनफोर्समेंट के लिए निकाला था, एरिया जो निकाला था 78.53 आया था, और एरिया ऑफ स्टील आप निकाल ही चुके हैं पहले 276.80। तो इसका पूरा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आता है 283.70, या इसको हम 280 भी mm भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके सरिया है कितना प्रोवाइड कर सकते हो, सो प्रोवाइड 10 mm 5, मतलब 10 mm का अगर बार है आपका तो 280 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इन शॉर्टर स्पान में, मतलब कि कितना सरिया रख सकते हो। जैसे कि ये मैंने बताया कि इधर से स्पेस कितना दे देके 280 mm का सेंटर टू सेंटर आप सरिया रख सकते हैं इस तरह से, है ना। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और जैसा कि हम बात कर रहे थे कि स्पेसिंग हमने निकाल लिया सेंटर टू सेंटर कितना, और ये तो हमारी मेन रेनफोर्समेंट की बात हो रही है। जहाँ हम ये वन वे स्लैब की बात कर रहे हैं तो वन वे स्लैब में हमने मेन रेनफोर्समेंट इतना कर दिया। अब हमने बताया था कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट भी तो होगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट कितना है, मान लेते हैं, जूम कर लेते हैं 8 mm मेन रेनफोर्समेंट 10 mm का और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्स 8 mm का। तो हमने सपोज किया है, और A5 की वैल्यू ऐसे निकालेंगे π/4 इंटू 8। तो इसका जो आ जाएगा इसका आपका एरिया एक बार के लिए 50 इंटू 26 mm
स्क्वायर, है ना। इसी तरीके से हम इसके लिए स्पेसिंग भी निकाल लेंगे। स्पेसिंग के लिए सेम फार्मूला लगेगा 1000 इंटू 50.26 अपॉन एरिया ऑफ स्टील 2 इंटू 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो 246.63 आ जाएगा। इसको हम 240 भी लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सो प्रोवाइड 8 mm 240 cc इन डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट, यानी कि आपका मेन रेनफोर्समेंट के लिए भी निकाल लिया हमने और डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट के लिए भी हमने वैल्यू निकाल ली। स्टेप 8 की बात करते हैं। स्टेप 8 में हम शियर चेक करेंगे। शियर चेक जैसा कि कितना शियर लोड लग रहा है आपका, या बीएमडी हमने निकाला है या भी पहले निकाला था बीम के लिए, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शियर चेक के लिए आपको नॉमिनल शियर स्ट्रेस टाउ वी क्या होता है, डिजाइन शियर फेलियर अपॉन एरिया, है ना। नॉमिनल शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। तो टाउ वी आ गया वी यू, नॉमिनल शियर फेलियर अपॉन वी डी। अब वी यू जो डिजाइन शियर फेलियर याद कीजिए, जो हमने पहले स्टेप अगर 4 में हमने जो निकाला था एसएफडी और बीएमडी की वैल्यू, तो एसएफडी की वैल्यू ही हमारी डिजाइन शियर फेलियर कितनी आई थी, पीछे जाके आप देख सकते हैं 18.31 इंटू 10⁻³ न्यूटन आई थी। तो टाउ वी के लिए नॉमिनल शियर स्ट्रेस के लिए हम वही वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 18.31 इंटू 10⁻³ और बी आपको पता ही है, बी इंटू डी, बी 1000 इंटू 150 आपका इफेक्टिव डेप्थ। तो टाउ वी की जो वैल्यू पूरी थी वो आ जाएगी 0.122 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ से आ रही है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ। और डिजाइन शियर स्ट्रेस की अगर बात करें, डिजाइन शियर स्ट्रेस के लिए मैंने जब लिमिट का क्वेश्चन लगवाया था आपको, या पिछले लेक्चर में जाके देखिए, प्रीवियस लेक्चर में, तो मैंने डिजाइन शियर स्ट्रेस के लिए यहाँ पे IS कोड से टाउ सी की वैल्यू, IS पेज नंबर 70 पे आप जाइए, जहाँ पे PT परसेंटेज ऑफ स्टील 100 इंटू AST अपन BD स्क्वायर दे रखा। वैल्यू रखेंगे जब इसको 100 इंटू AST की वैल्यू 276.80, B 1000 इंटू D 150, तो क्या आ जाएगा 0.18% आ जाएगा। अब हम इसमें इंटरपोलेशन फार्मूला लगाना पड़ेगा हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालने के लिए और कंपेयर करने के लिए। तो इंटरपोलेशन फार्मूला में मैंने बताया भी था और मैं यहाँ पे आपको टेबल देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो कंपेयर आप कराओगे ना जब इसको इंटरपोलेशन फार्मूला आता हो, और नहीं तो मैं उसका अलग से वीडियो बना दूंगा इंटरपोलेशन फार्मूला कैसे आता है। पहले हम इसकी अगर बात करें तो जब आप उस टेबल में देखोगे परसेंटेज ऑफ स्टील की वैल्यू हमारी 0.18 आई है, तो उसमें देखोगे आप तो जो उसका एक एवरेज निकालोगे 0.15 और 0.25 के बीच में हमारा 0.18 लाइज कर रहा है। इसके लिए हमारी ये टाउ सी की वैल्यू क्या थी 0.28, 0.15 के लिए 0.25 के लिए 0.36 आया, ठीक है। तो इसका कंपेयर किया तो 0.10 के लिए जो क्या हमारा आया 0.08 आया, है ना। यानी कि केवल एक के लिए 0.10 के लिए 0.08 आ रहा है, इतना कंपेयर करने पे। मतलब कि अगर एक की हम बात करें तो अगर एक परसेंटेज ऑफ स्टील की बात करें तो 0.08 और 0.18 की वैल्यू जितनी आएगी वही हमारा एक का वैल्यू निकालेगा। इसका मतलब है कि अगर हम 0.03 की बात करें, डिफरेंस की बात करें यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 0.08 अपॉन 0.13 इंटू 0.03। तो इससे हमारी 0.03 और की वैल्यू निकल जाएगी, इससे यहाँ पे ऐड करने पे, मल्टीप्लाई करने पे। तो 0.18 अगर हम लेके चलेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे जो आपकी वैल्यू कितनी आई थी, एक तो आपकी 0.28 थी 0.15 के टाउ सी की वैल्यू, तो ये रहा 0.18 के लिए 0.28 प्लस जो आपने वैल्यू निकाला 3 के लिए 0.024, इसको आपने ऐड किया तो क्या है 0.18 के लिए जो टाउ सी की वैल्यू आ गई वो 0.304 न्यूटन mm स्क्वायर आया। इसको हम इंटरपोलेशन फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं वीडियो में इसको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। मैं टेबल लगाऊंगा तो आपको टेबल से भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इतना हो गया। अब इसके बाद हम मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ टाउ सी मैक्स की बात करते हैं फॉर M20। तो इसके लिए आपको फिर पेज पे जाना पड़ेगा। पेज नंबर है 73, IS कोड 456/2000। IS कोड बहुत ही ज़रूरी है। तो टाउ सी मैक्स 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है किसके लिए, M20 के लिए। अब इसका कंपेयर कराएंगे, टाउ सी मैक्स अगर ग्रेटर देन टाउ सी है तो इसका अर्थ ठीक है, अगर टाउ सी ग्रेटर देन टाउ वी है तभी ठीक है, टाउ सी मैक्स ग्रेटर देन टाउ वी है तभी भी ठीक है। तो ये हमारा
कुछ सीयर निकल गया, सीयर चेक किया हमने इसके लिए, सीयर चेक किया। सीयर चेक करने के बाद हमारी जो लास्ट की वैल्यू आती है वो डेवलपमेंट लेंथ है। अब डेवलपमेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, तो जो यहाँ पे आप देखिए एल का फार्मूला दे रखा है, डेवलपमेंट लेंथ जिसे कहते हैं कि एल डी इक्वल टू 0.87 फाई अपॉन 4 टाउ बी डी, है ना। तो टाउ बी डी क्या है, टाउ बी डी है बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन बार। अब प्लेन बार के लिए आई कोड में अगर आप जाएंगे, आई कोड में इसमें पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 पे आपको मिलेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन बार की वैल्यू 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये तो बात रही प्लेन बार के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे जैसे कि हम डेवलपमेंट लेंथ चेक कर रहे हैं, तो जैसे कि बीम और स्लैब दोनों के लिए सेम ही हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेन और डिफॉर्म बार दोनों की बात करेंगे। प्लेन बार का क्या है कि अगर माइल्ड स्टील की बात करें तो प्लेन जो नॉर्मल प्लेन होता है उसमें कुछ भी नहीं होता, वो हमारा प्लेन बार है। डिफॉर्म बार की अगर बात करें तो डिफॉर्म बार आपका, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा ऐसे धारियाँ बनी होती हैं, वो आपका HYSD बार या डिफॉर्म बार, तो वो डिफॉर्म बार होता है। तो डिफॉर्म बार के लिए हमें वैल्यू क्या दी हुई थी, जैसे कि आपने देखा कि बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेन बार के लिए 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो अगर हम डिफॉर्म बार की बात करेंगे तो वो 60% एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ेगा। तो 1.2 इंटू 1.60 मैंने इसीलिए इसमें ऐड करके मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो जो हमारी वैल्यू आई है 192 न्यूटन पर mm स्क्वायर आई है। आपको इजीली समझ में आ रहा होगा क्यों मैंने ऐसा किया। अब LD की जो वैल्यू जो आपने रखी 0.87, FY की वैल्यू 415 है, फाई की वैल्यू 10 है, 4 यहाँ पे, और टाउ BD की वैल्यू आपने 1.92 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो आपकी पूरी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 470.11 mm आ रही है सॉल्व करने के बाद। इतना तो ये तो हमारा डेवलपमेंट लेंथ हो गया। अब हमें इसको चेक भी करना है कि ये सही है या नहीं है, तभी तो हम बता पाएंगे कि इसको हम रिडिज़ाइन करना है या हमारा हमने सही से इसे बना दिया, मतलब कि हैंड्स ओके है ये। तो हमें एक फार्मूला मिलता है कि जो LD है, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है बीम या स्लैब, किसी के लिए भी ये कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डेवलपमेंट लेंथ जो होना चाहिए। ये जो LD है, जो आपका डेवलपमेंट लेंथ है, वो आपका ग्रेटर देन किससे नहीं होना चाहिए, 1.3 M1 अपॉन BU प्लस L0। अब M1 क्या है, M1 आपका जो मोमेंट आपने निकाला था, बेंडिंग मोमेंट, आपने फिगर में पहले भी हमने देखा था, निकाला था स्टेप 4 में, ध्यान कीजिए। तो M1 की वैल्यू हमारी आई थी 14.48 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। और उसी तरीके से हम सीयर की बात करें यहाँ पे, तो हमारी सीयर की वैल्यू क्या थी, सीयर की वैल्यू आई थी 18.31 इंटू 10 न्यूटन, वैल्यू निकाला था। L0 हुक्स लॉ के हिसाब से हम इसे 0 रखते हैं, तो इसे हमने 0 ही मान लिया। बस सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 0 रखते हैं L0 की वैल्यू। अब सारी वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू हमने पुट करनी है फिगर में, फार्मूले में, सॉरी। तो फार्मूले में आपने वैल्यू को पुट किया, तो 1.3 और मोमेंट की वैल्यू जो आई थी 14.418 इंटू 10⁶ अपॉन 18.31 इंटू 10⁻³ प्लस 0, ये वैल्यू अगर पुट किया तो वैल्यू आई 1023.67। इतना होने के बाद आपने कंपेयर किया, जो नॉर्मल डेवलपमेंट लेंथ आई थी आपकी 470.11 आई थी, है ना mm। उसको क्या हुआ, जब अपनी वैल्यू निकाली तो 1023 आ गई। तो देखिए ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, यानी कि जो हमने कहा था कि इस फार्मूले से हम कंपेयर करा के देखना है कि क्या है, ठीक है। तो ये बड़ा आ गया, तो मतलब कि आपका जो डेवलपमेंट लेंथ है यानी ठीक है। तो हम इस तरीके से इस स्लैब को डिज़ाइन कर सकते हैं, और हमने इसको डिज़ाइन किया। तो ये रहा मेरा 1 वे स्लैब। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।